हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग बात करेंगे जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ रिजर्वेशन। हम लोग बात करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो रोहिणी आयोग बनाया गया था। हाल ही में उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि रोहिणी आयोग का गठन क्यों किया गया, ओबीसी के अंदर उप वर्गीकरण की जो बात की गई तो क्यों की गई, इसका लाभ कितने लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ को। सबसे पहले हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि भाई ये जो खबर है चर्चा में क्यों है, ओबीसी के अंदर उप वर्गीकरण की जो बात की जा रही है वो क्यों की जा रही है। अच्छा, रोहिणी आयोग का गठन क्यों किया गया, और जो रोहिणी आयोग का गठन किया गया तो आयोग ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उसके कार्य थे, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं कि भाई ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि हाल ही में मैंने बताया कि आपको रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी उसने रिपोर्ट अपनी। ठीक है, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, मैंने बताया ओबीसी के अंदर उप वर्गीकरण की बात की गई थी। उप वर्गीकरण की जांच के लिए जो गठित की गई थी रोहिणी आयोग को, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जो रोहिणी आयोग है, ठीक है, ये मैंने बताया कि अभी 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था रोहिणी आयोग के अंदर, जिसका अध्यक्षता जी रोहिणी के द्वारा की जा रही थी। और जी रोहिणी कौन थे, ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश किसके, दिल्ली हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। और इसका गठन किया गया 2 अक्टूबर 2017 को। जब 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन किया गया तो भाई इसने 2023 में यानी कि अब इसने अपनी रिपोर्ट पेश क्यों करी, यानी कि ये जब बनाया गया हो तो लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया हो ना, तो कितने लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बेसिकली इसको बनाया गया था कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 साल के यानी कि 12 सप्ताह के बाद ये अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला था। लेकिन जब इसे देखा कि इसका काम बढ़ता जा रहा है तो इसके जो है बार बार क्या करता गया, बार बार इसके कार्यकाल को बढ़ाते चले गए और अब जाकर के इसने अपनी रिपोर्ट को पेश करा सन 2023 के अंदर। अच्छा, ये जो रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, इसका बेसिकली वर्क था ओबीसी आरक्षण का लाभ जो कुछ चुनिंदा वर्ग उठा रहे हैं। ठीक है, जिसके द्वारा यानी कि ये जो विसंगतियां फैली हुई है, असमानताएं फैली हुई थी उसके अंदर, तो उसमें सुधार करने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण यानी जो उप वर्गीकरण के सब कैटेगराइज किया गया था उसकी जांच करने के लिए इस आयोग का नियुक्त किया गया था। अच्छा, तो उप वर्गीकरण क्यों किया गया, किस आधार पे कैसे हुआ, वो सब देखते हैं हम लोग एक बारी। ठीक है, ओबीसी के उप वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ओबीसी के उप वर्गीकरण की आवश्यकता की बात करें हम लोग तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आरक्षण कितना मिला हुआ है। ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% का आरक्षण प्राप्त है, यानी कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर केंद्र सरकार के होंगे उनमें एडमिशन लेने के लिए कॉलेज के अंदर IIT IIM के अंदर 27% का आरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में लगभग 2600 से अधिक प्रविष्टियां हैं। इसमें कुछ जातियों ने कोटा के तहत उपलब्ध लाभों के बड़े हिस्से में कब्जा किया हुआ, यानी कि सिर्फ जो 27% आरक्षण है जो ओबीसी की जो ओबीसी की जो जातियां हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ही लोगों ने यानी कि जो कुछ जो ऊपर के लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों ने इस पूरे आरक्षण पे कब्जा जमाया हुआ है। तो आरक्षण के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो और ओबीसी का वर्गीकरण आवश्यक हो। ठीक है, इसके लिए क्या करा गया, रोहिणी आयोग का गठन किया गया। आइए जानते हैं हम लोग कि रोहिणी आयोग का गठन कब किया गया और रोहिणी आयोग ने क्या क्या अपने कार्य करे। ठीक है, तो देखिए रोहिणी आयोग की जब बात करें हम लोग तो रोहिणी आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को किया गया। आयोग का जो नेतृत्व था, मैंने बताया आपको, आयोग का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी जी के द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता की जा रही थी। ठीक है, तो अब जब ये आयोग बनाया गया 2 अक्टूबर 2017 को, तो इसका बेसिकली काम था कि भाई क्या करना है इसने, इसका बेसिकली यानी कि जो उद्देश्य था, जो इसके महत्वपूर्ण कार्य थे वो ये थे कि भाई जो ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा सके, यानी कि उप वर्गीकरण किया जा सके। और जो कुछ ही लोग अदर बैकवर्ड कास्ट के जो कुछ ही लोग हैं जो इस 27% आरक्षण का लाभ उठा रहे थे, ठीक है, वो मतलब समान वितरण यानी कि समानता के आधार पर सुनिश्चित हो सके और सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था।
अच्छा हम देखें इसका उद्देश्य बेसिकली समझते हैं दोबारा से। केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में ओबीसी की व्यापक श्रेणी में सूचीबद्ध जातियों के बीच आरक्षण के लाभों का जो असमान वितरण था, असमान वितरण की सीमा का अध्ययन करना। जो असमान वितरण हो रहा है, मैंने बताया कि आपको कि कुछ ही लोग सिर्फ इसका क्या करते थे, लाभ उठा रहे थे। अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित वर्गों, समुदायों, उपजातियों या पर्यायवाची शब्दों की पहचान करने और उन्हें संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कार्य शुरू करना, यानी कि उन्हें सब कैटेगराइज करना सही तरीके से। ठीक है, ये काम था रोहिणी आयोग का। रोहिणी आयोग का काम सिंपल सी भाषा में यानी समझ आ रहा है बिल्कुल कि भाई रोहिणी आयोग जो बनाया गया था 2017 में, इसका काम था कि जो कुछ लोग ओबीसी के अंदर फायदा ले रहे हैं 27% आरक्षण का, वो क्या हो सके, सब कैटेगराइज हो सके, उसका उपवर्गीकरण हो सके और जो भी सुविधाएं जो असमान यानी कि असमान वितरण हो रहा है वो असमान वितरण न होकर के समान वितरण हो सके, इसके लिए रोहिणी आयोग का क्या बनाया गया, गठन किया गया था। ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स और मापदंड पर काम करने का काम था रोहिणी आयोग का। जब इसकी स्थापना की गई थी तो कहा गया था कि भाई 12 सप्ताह का कार्यकाल होगा इसका और 3 जनवरी 2018 को इसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन समय समय पर बार बार देखा जा रहा था कि इसका विस्तार बढ़ाया जा रहा था, यानी कि समय समय पर बार बार इसका क्या किया गया, विस्तार को बढ़ाया गया और इसके काम को बढ़ाया गया। 20 जुलाई 2019 को आयोग ने सरकार को पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि भाई सूची में जो अस्पष्टताएं नोट की गई हैं, इसलिए उनकी राय थी कि उपवर्गीकृत केंद्रीय सूची तैयार होने से पहले जो केंद्रीय सूची में स्पष्ट सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि जो केंद्रीय सूची में ओबीसी के बारे में जो बोला गया था, सबसे पहले उपवर्गीकरण करने से पहले उस केंद्रीय सूची के अंदर जो ओबीसी के बारे में बोला गया उसके अंदर स्पष्ट सुधार करने की जरूरत है, ऐसा इसने बोला। ठीक है, अच्छा आयोग का जो कार्य था, आयोग के जो कार्य थे एक बार कार्य को हम लोग समझ लेते हैं वैसे। ठीक है, जुलाई 2019 में आयोग ने कहा था, यानी कि आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट के अंदर उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई नए संदर्भ सब जुड़े। इसने ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदायों की सूची का अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि भाई केंद्रीय सूची में जो उसने बताया कि पहले ओबीसी के बारे में जो केंद्रीय सूची में बोला गया है, सबसे पहले उपवर्गीकरण करने से पहले हमें उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है, उसको स्पष्ट सुधार करना जरूरी है। ठीक है, नौकरियों में प्रतिनिधित्व की तुलना करने के लिए विभिन्न समुदायों की आबादी पर डेटा की अनुपस्थिति पर ध्यान, यानी कि उनके पास एक डेटा नहीं था प्रॉपर तरीके से, डेटा की उनके पास अनुपस्थिति थी। ठीक है ना। अच्छा, उसके आगे अगर हम देखें तो विभिन्न ओबीसी की आबादी का अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए बजटीय प्रावधान की मांग की लोगों ने। जनगणना 2021 में ओबीसी के लिए भी डेटा एकत्रित करने की बात कही गई कि भाई 2021 में जनगणना जो होगी उसमें क्या होगा, जो भी एग्जैक्ट जो जातीय आधार पर जो जनगणना की जाएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, जो भी इनका डेटा है, ठीक है, वो हम लोग को सौंपा जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई कोरोना वायरस है, यानी कि महामारी है कोरोना, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो ये जनगणना थी, जनगणना के काम को रोक दिया गया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ भाई, महामारी के कारण क्या हुआ, जनगणना में देरी हुई, अगले आयोजन की कोई भी घोषणा नहीं की गई कि भाई कब क्या करा जाएगा, जनगणना की जाएगी। इसलिए क्या होता है कि इसके काम में डिले होता गया और 2018 में आयोग ने ओबीसी कोटे के तहत 1.3 लाख सरकारी नौकरियां और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान में ओबीसी प्रवेश के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया। देखा कि सभी नौकरियों और शिक्षा सीटों में से 97% जो सीटें हैं वो ओबीसी जाति के 25% लोगों के पास है, यानी कि जो ये 1.3 लाख सरकारी नौकरियों का जो डाटा निकाला गया केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में जो ओबीसी के लोगों ने अपने एडमिशंस लिया, ठीक है, उसमें देखा गया जो 97% जो डाटा देखा गया सरकारी नौकरियों में जो शिक्षा की सीटों में देखा गया उसमें ओबीसी के सिर्फ 25% लोगों के पास था। इनमें से 24.95% 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदाय के पास थी। ठीक है, देखो कितना बड़ा भेदभाव देखने को मिल रहा था, कितना बड़ी असमानता देखने को मिल रही है इसके अंदर कि सिर्फ कुछ ही वर्ग क्या कर रहे हैं, इस जो सुविधा थी इसका सिर्फ लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए 983 यानी कि 983 ओबीसी समुदाय
कुल का यानी कि 37% का नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व, यानी कि 983, यानी कि कुल का 37% है ये, यानी कि 983 ओबीसी समुदाय, 983 जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग थे वो उनका किसी प्रकार से नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में किसी प्रकार का उन्हें कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली। 994 यानी कि 994 ओबीसी उपजातियों का भर्तियों और प्रवेशों में केवल 2.68% प्रतिनिधित्व था। ठीक है, यानी कि देखो कि रोहिणी आयोग जो था, रोहिणी आयोग का सिंपल सा काम ये था कि भैया जो पूरे का पूरा जो 27% का जो आरक्षण मिला हुआ है इसका लाभ सिर्फ ओनली ऊपर के 10% के समुदाय के लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो इनका इसका काम ये था कि इसको सही से सब कैटेगराइज करना, वर्गीकरण करना और जो असमानता है उन असमानताओं को खत्म कर करके सुविधाओं को समान वितरण के आधार पर प्रोवाइड करना, यानी कि समान वितरण करना किनका, आरक्षण का, और सभी कैटेगरी यानी जितनी भी क्या है, जितनी भी उपजातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितनी ओबीसी के जितनी भी उपजातियां हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके, इसके लिए क्या करा गया था, रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, इस अध्ययन जनसंख्या डेटा की अनुपस्थिति के कारण विश्लेषण में कुछ खामियां है, लेकिन जो भी हमने यानी कि अध्ययन किया उसके माध्यम से अगर देखें तो अभी ध्यान रखिए भाई ये जो भी हम बता रहे हैं ये डेटा है, शायद क्या पता है सही भी हो, शायद क्या पता है ये गलत भी हो। ठीक है, लेकिन जब ये डेटा की रिपोर्ट, जब रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट अपनी पेश करी है तो उसका जब खुलासा होगा तब जाके सही तरीके से पता चल पाएगा क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।